Welcome back. Study for India 91 Agriculture Technical Assistant and Can Supervisor Practice at number 37. आज का पहला क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष। शुष्क क्षेत्रों में जीरो टिलेज अपनाने से मृदा में नमी संरक्षण बेहतर होता है। रीजन, जीरो टिलेज में फसल अवशेष क्रॉप रेसिड्यू मृदा की सतह पर बने रहते हैं, जिससे वाष्पीकरण कम होता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। ए सही, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। ए आर दोनों गलत है। करेक्ट आंसर ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। जीरो टिलेज में मिट्टी की जुताई नहीं की जाती है और इसमें सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। गेहूं धान प्रणाली में लागत एवं डीजल की बचत होती है जीरो टिलेज से। नेक्स्ट, एक किसान ने गेहूं की बुआई 20 सितंबर को की है। फसल की बढ़वार सामान्य रही, लेकिन दानों का आकार छोटा एवं सिकुड़ा भुआ प्राप्त हुआ। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? CRI पर सिंचाई न करना, टर्मिनल हीट स्ट्रेस के कारण ग्रेन फीलिंग अवधि कम होना, अधिक फास्फोरस देना, बीज दर अधिक रखना, जिंक की अधिकता। करेक्ट आंसर टर्मिनल हीट स्ट्रेस के कारण ग्रेन फीलिंग की अवधि कम होना। देर से बोई गई गेहूं में मार्च अप्रैल की गर्मी दानों के भराव को प्रभावित करती है, जिसमें टेस्ट वेट और उपज दोनों कम हो जाते हैं। समय पर बुआई 15 से 30 नवंबर सर्वोत्तम मानी जाती है गेहूं की फसल। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। SRI DSRI पडलिंग ट्रांसप्लांटिंग किसमें की जाती है? SRI अधिक पौधा घनत्व, DSRI नर्सरी की आवश्यकता नहीं होती है। DSRI में पडलिंग ट्रांसप्लांटिंग जल भराव वाली रोपाई ट्रांसप्लांट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। SRI में कम आयु की पौध एवं पौध प्रति स्थान पर चौड़ी दूरी रखी जाती है, जिसमें DSRI में नर्सरी की आवश्यकता नहीं होती है। पडलिंग में खरपतवार नियंत्रण एवं जल संरक्षण में सहायक होती है पडलिंग ट्रांसप्लांटिंग। नेक्स्ट, मक्का में उच्च उपज प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा संयोजन सर्वाधिक उपयुक्त है? C3 प्रकाश संश्लेषण प्लस कम लैंड इक्विवेलेंट LAI, C4 प्रकाश संश्लेषण प्लस उच्च रेसिड्यू रेडिएशन यूज इफिशिएंसी, कैम प्रकाश संश्लेषण प्लस कम तापमान, CA3 प्रकाश संश्लेषण प्लस अधिक फोटो रेस्पायरेशन, कैम प्रकाश संश्लेषण प्लस उच्च वर्षा। करेक्ट आंसर C4 प्रकाश संश्लेषण तथा उच्च रेडिएशन यूज इफिशिएंसी होती है, जिसमें मक्का एक कार्बन 4 पौधा है। इसमें फोटो रेस्पायरेशन बहुत कम होती है। उच्च तापमान एवं तीव्र प्रकाश से भी प्रकाश संश्लेषण अधिक प्रभावी रहता है। नेक्स्ट, दलहनी फसलों में जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की दक्षता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म पोषक तत्व की पर्याप्त उपलब्धता सबसे अधिक आवश्यक मानी जाती है? और लोहा, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, तांबा, क्लोरीन। करेक्ट आंसर मोलिब्डेनम की। मोलिब्डेनम नाइट्रोजनस एंजाइम का आवश्यक घटक होता है। इसकी कमी से राइजोबियम की नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता घट जाती है। दलहनी फसलों में बीजोपचार के साथ राइजोबियम प्लस मोलिब्डेनम का उपयोग अधिक प्रभावी माना जाता है। नेक्स्ट, एक मक्का संकर हाइब्रिड निम्नलिखित में आंकड़े प्राप्त हुए हैं, जिसमें पैंथेसिस 58 डे आफ्टर डेज, सिल्किंग 63 डेज पर होती है। इस संकर के बारे में निम्नलिखित कथन सही है? ASI बराबर 2 दिन संकर उत्कृष्ट, ASI 5 दिन जल तनाव की संभावना, ASI 10 दिन संकर अत्यधिक संचयन, ASI 1 दिन या सामान्य स्थिति नहीं, ASI का उपज में कोई संबंध नहीं है। करेक्ट आंसर ASI 5 दिन बराबर जल तनाव की संभावना बनी रहती है। ASI एंथेसिस सिल्किंग इंटरवल
परावर्र 5 दिन का होता है, जिसमें सामान्य एएसआई 2 से 3 दिन की होती है। अधिक एएसआई होने पर पराग कम होता है और दानों की संख्या घट जाती है। इसमें आधुनिक संकर में एएसआई की महत्वपूर्ण चयन मानदंड होती है। नेक्स्ट, कथन निष्कर्ष। कथन है, गन्ने में अर्थिंग अप करने से उपज बढ़ सकती है। रीजन, अर्थिंग अप में पौधों को सहारा मिलता है तथा नई जड़ों का विकास होता बढ़ता है। ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। ए सही, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, ए आर दोनों गलत है। करेक्ट आंसर ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अर्थिंग अप सामान्यतः 90 से 120 दिन डे पर किया जाता है। इसमें लॉगिंग कम होती है, लॉगिंग कम होती है, मिट्टी में नमी संरक्षण एवं जड़ों का विकास बेहतर होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से फसल प्रणाली का लैंड इक्विवेलेंट रेशियो 1.35 है। ऑप्शन, इंटरक्रॉपिंग जो सोल क्रॉपिंग से 35% अधिक भूमि उपयोग दक्षता दर्शाती है। सोल क्रॉपिंग इंटरक्रॉपिंग का बेहतर है। मिक्स्ड क्रॉपिंग जिसमें भूमि का उपयोग दक्षता कम है। रिले क्रॉपिंग जिसमें लैंड इक्विवेलेंट रेशियो का उपयोग नहीं किया जाता। सीक्वेंशियल क्रॉपिंग जिसमें लैंड इक्विवेलेंट रेशियो हमेशा 1 होता है। करेक्ट आंसर, इंटरक्रॉपिंग जो सोल क्रॉपिंग से 35% अधिक भूमि उपयोग दक्षता दर्शाती है, उसका लैंड इक्विवेलेंट रेशियो 1.35 होता है। इंटरक्रॉपिंग का लैंड इक्विवेलेंस 1 से अधिक होता है। दोनों प्रजातियां जो समान हो तो लैंड इक्विवेलेंस रेशियो बराबर 1 होता है। अगर सोल क्रॉपिंग हो तो लैंड इक्विवेलेंस रेशियो 1 से कम होता है। नेक्स्ट, दलहनी फसलों में लेग हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान ऑक्सीजन की सांद्रता को नियंत्रित करना, बीज अंकुरण बढ़ाना, पौधों को लाल रंग देना, जड़ों में स्टार्च का संचय करना। करेक्ट आंसर, दलहनी फसलों में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान ऑक्सीजन की सांद्रता को नियंत्रित करना होता है। जिसमें लेग हीमोग्लोबिन राइजोबियम ग्रंथियों में पाया जाने वाला गुलाबी रंग का प्रोटीन होता है। यह नाइट्रोजनस एंजाइम को ऑक्सीजन से सुरक्षित रखता है। स्वस्थ ग्रंथियों के अंदर से गुलाबी दिखाई देती है। नेक्स्ट, सरसों में कैनोपी टेम्परेचर डिस्पर्सन का उपयोग मुख्यतः किसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है? बीज की शुद्धता के लिए, सूखा सहनशीलता के लिए, तेल की मात्रा के लिए, फूल आने की अवस्था के लिए, पौधों की ऊंचाई के लिए। करेक्ट आंसर, सूखा सहनशीलता के लिए। कम कैनोपी टेम्परेचर सामान्यतः बेहतर जल अवशोषण और अधिक ट्रांसपायरेशन का संकेत देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चने में डबल पोर्ट्रेट का प्रमुख लाभ क्या है? पौधों की ऊंचाई बढ़ जाती है, प्रत्येक गांठ नोड पर 2 कलियां बनने से संभावित उपज बढ़ती है, बीज का आकार छोटा हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता स्वतः बढ़ जाती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण समाप्त हो जाता है। करेक्ट आंसर, प्रत्येक गांठ नोड पर 2 फलियां बनने से संभावित उपज बढ़ती है। जिसमें डबल पोर्ट्रेट चने की उच्च उपज किस्म के विकास में महत्वपूर्ण है। इसमें प्रति पौधा फलियों की संख्या बढ़ती है। यह एक महत्वपूर्ण एल्ड कंट्रीब्यूटिंग कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट, मूंगफली में पेक फॉर्मेशन पेजिंग किस निषेचन के बाद प्रारंभ होती है? परागण के पहले, केवल पुष्पन के समय, निषेचन के बाद अंडाशय के आधार बढ़कर पेग बनाता है, फल बनने के बाद, बीज बनने के बाद। करेक्ट आंसर, निषेचन के बाद अंडाशय का आधार बढ़कर पेग बनता है। जिसमें मूंगफली का फल मिट्टी के अंदर विकसित होता है, जिसे जियोक्रापी कहते हैं। पेग मिट्टी में प्रवेश करने के बाद ही फल पोड का विकास होता है, इसलिए मिट्टी का भ्रूण होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। गॉसिपियम आर्बोरियम,
गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम बारबेडेंस। किसके किसके साइंटिफिक नेम? गॉसिपियम आर्बोरियम देसी कॉटन होती है, गॉसिपियम हिरसुटम अमेरिकन कॉटन है, गॉसिपियम बारबेडेंस इजिप्टियन कॉटन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। गॉसिपियम हिरसुटम विश्व में सर्वाधिक उगाए जाने वाली कपास है। गॉसिपियम बारबेडेंस की रेशा फाइबर सबसे लंबी एवं उत्कृष्ट गुणवत्ता वाली होती है। आर्बोरियम की अपेक्षाकृत सूखा एवं कीट सहनशील होती है आर्बोरियम की। नेक्स्ट, एक खेत में सिंचाई हेतु 100 mm जल दिया गया है, जिसमें से केवल 70 mm जल फसल की जड़ क्षेत्र में संग्रहित हुआ है। इस स्थिति में वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी कितनी होगी? 50%, 60%, 70%, 80%, 90%। करेक्ट आंसर 70% होगी। एप्लीकेशन एफिशिएंसी बराबर रूट जोन में संग्रहित जल अपन भाग दिया गया कुल इंटू 100 होता है, जिसमें स्प्रिंकलर सिंचाई की दक्षता लगभग 70 से 85% तथा ड्रिप सिंचाई की 90 से 95% होती है। वाटर यूज एफिशिएंसी। नेक्स्ट, कृषि वानिकरण में ऐसे वृक्ष प्रजाति का चयन करना चाहिए जो फसलों के साथ कम प्रतिस्पर्धा करे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सबसे उपयुक्त मानी जाती है? सतही सैलो जड़ प्रणाली, अत्यधिक घना एवं चौड़ा छत्र, गहरी जड़ प्रणाली तथा हल्का छत्र, अत्यधिक जल की आवश्यकता, बहुत तेजी से फैलने वाली सतही जड़ें। करेक्ट आंसर गहरी जड़ प्रणाली तथा हल्का छत्र करेक्ट आंसर है। अर्थात एग्रो फॉरेस्ट्री वृक्षों में डीप रूट सिस्टम, हल्की छाया, कम एलिलोपैथिक प्रभाव तथा तेज पुनर्जनन क्षमता वांछनीय होती है। उत्तर भारत में जैसे पॉपुलर, सुबाबुल तथा मेलिया डुविया जैसी प्रजातियां विभिन्न कृषि प्रणालियों में सफलतापूर्वक अपनाई जाती है। नेक्स्ट, सरसों में सोर्स लिंक रिलेशनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पत्तियां सिंक तथा विकसित हो रही फलियां सोर्स होती हैं। विकसित हो रही फलियां एवं बीज सिंक का परिपक्व पत्तियां सोर्स होती हैं। जड़ें सोर्स तथा तना सिंक होता है। केवल फूल सोर्स का कार्य करते हैं। सभी अंग समान रूप से सोर्स एवं सिंक होते हैं। करेक्ट आंसर विकसित हो रही फलियां एवं बीज सिंक परिपक्व पत्तियां सोर्स होती हैं, जिसमें सोर्स जहां प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है वहां परिपक्व पत्तियां होती है। सिंक जहां भोजन का संचय होता है, बीज फलियां कंद जड़ें आदि होती हैं। तिलहनी फसलों में उच्च उपज के लिए सोर्स सिंक संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट, बाजरा पर मिलेट की सूखा सहनशील ड्रॉट टॉलरेंट बनाने वाला प्रमुख शारीरिक गुण कौन सा है? उथली जड़ प्रणाली, अधिक स्टोमेटल डेंसिटी, गहरी एवं विस्तृत जड़ प्रणाली, कम मोमी परत वैक्स लेयर, अधिक पत्ती क्षेत्रफल। करेक्ट आंसर गहरी एवं विस्तृत जड़ प्रणाली। बाजरा C4 फसल है। इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी अधिक होती है। शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अनाजों में से एक माना जाता है बाजरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सीड वाइगर टेस्ट नहीं है? एक्सीलरेटेड एजिंग टेस्ट, कोल्ड टेस्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट, टेट्राजोलियम टेस्ट, सीडलिंग ग्रोथ रेट टेस्ट। करेक्ट आंसर टेट्राजोलियम टेस्ट। टेट्राजोलियम टेस्ट का उपयोग मुख्यतः बीज की जीवितता वायबिलिटी जानने के लिए किया जाता है, जिसमें वाइगर परीक्षण बीज की प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रदर्शन क्षमता का आकलन करते हैं, जिसमें इसी टेस्ट विशेष रूप से सोयाबीन एवं मटर जैसी फसलों के में महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार की स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट फर्स्ट, फाउंडेशन सीड ब्रीडेड सीड से उत्पन्न होता है। सर्टिफाइड सीड फाउंडेशन सीड से उत्पन्न होता है। ट्रूथफुली लेबलेड सीड के लिए सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी का प्रमाणीकरण अनिवार्य होता है। ऑप्शन केवल पहला दूसरा।
केवल दूसरा तीसरा, केवल पहला तीसरा, केवल दूसरा पहला, क्यों पहला दूसरा और तीसरा तीनों सही। करेक्ट आंसर पहला दूसरा सही है। ट्रूथफुली लेबल एलटी सीट के लिए सीट सर्टिफिकेट एजेंसी का प्रमाणीकरण अनिवार्य होता है, ये गलत है। पहला दूसरा सही है। ब्रीडर फाउंडेशन सर्टिफाइड सीड बीज उत्पादन के मानक श्रृंखला है, इसमें ट्रूथफुली सीड के गुणवत्ता जिम्मेदारी निर्माता होती है, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी की। यह अंतर परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, निम्नलिखित मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। कीट है, उनके मुखांग का प्रकार। ग्रास हॉपर का मुखांग क्या होगा? मॉस्किटो का बटरफ्लाई है। ग्रास हॉपर का मुखांग चेविंग होता है। मॉस्किटो का पियर्सिंग एंड सकिंग होता है। बटरफ्लाई का साइपोनिंग होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बीज प्रसंस्करण सीड प्रोसेसिंग में स्पाइरल सेपरेटर का मुख्य उपयोग किस आधार पर बीजों को अलग करने के लिए किया जाता है? भार, रंग, आकार, लंबाई, नमी। करेक्ट आंसर आकार के लिए किया जाता है, शेप। स्पाइरल सेपरेटर बीज में उनके आकार राउंड फ्लैट के आधार पर अलग करता है। यह विशेष रूप से सोयाबीन, मटर, चना एवं सरसों जैसे बीजों में प्रोसेसिंग में उपयोगी होती है। नेक्स्ट, धान के बीज का अंकुर 92% है, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट का मान सामान्य से अधिक पाया गया है। उपयुक्त निष्कर्ष क्या होगा? बीज की आनुवांशिक शुद्धता अधिक होगी, बीज का वाइगर कम है, यद्यपि जर्मिनेशन अच्छा है, बीज डॉर्मेंसी में है, बीज पूरी तरह से रोग मुक्त है, बीज की नमी बहुत कम है। करेक्ट आंसर बीज का वाइगर कम है, यद्यपि जर्मिनेशन अच्छा है। अधिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यू का अर्थ है कि कोशिका की झिल्ली सेल मेम्ब्रेन क्षतिग्रस्त है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। अंगूर, सेब, नींबू में कौन से एसिड पाए जाते हैं? अंगूर में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, सीट्रिक। सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, नींबू में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। पहले का पी में पहला, नहीं गलत हो गया। अंगूर में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कथन और निष्कर्ष। गेहूं में पीला रतुआ, कथन है गेहूं में पीला रतुआ रस्ट, येलो रस्ट रोग ठंडे एवं आर्द्र मौसम में तेजी से फैलता है। रीजन, रोगजनक कवक के बीजाणु का अंकुरण कम तापमान में अधिक आर्द्रता से अधिक होता है। ऑप्शन ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। ए सही आर गलत है, ए गलत है आर सही है, ए आर दोनों गलत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। रोगजनक जो है पक्सीनिया स्टेटिफॉर्मिस टिटसाई होता है, जिसका अंकुर तापमान 10 से 15 सेल्सियस होता है। समय पर प्रतिरोधी किस्मों का चयन एवं फफूंदीनाशी का प्रयोग रोग नियंत्रण में प्रभावी होता है। येलो रस्ट में। नेक्स्ट, प्याज के समय से पहले बोल्टिंग फल फूल निकलने की समस्या मुख्यतः किस कारण होती है? अधिक नाइट्रोजन की आपूर्ति, कम पोटास की उपलब्धता, पौध अवस्था में लंबे समय तक निम्न तापमान, अधिक सिंचाई, अधिक फास्फोरस। करेक्ट आंसर पौध अवस्था में लंबे समय तक निम्न तापमान होता है। प्याज द्विवर्षीय बाइनियस पौधा क्रॉप है, या छोटे पौधों को लंबे समय तक 5 से 10 सेल्सियस तापमान के संपर्क में रहने से बोल्टिंग बढ़ जाती है। समय से पहले बोल्टिंग होने पर बल्ब यील्ड एवं क्वालिटी दोनों घट जाते हैं। नेक्स्ट, एक मर्दा का कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी
42 CMOL प्लस अपन किलोग्राम, बेस सेचुरेशन 28% तथा पीएच 5.1 है। यदि इस मृदा में चना लाइम का प्रयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन सबसे पहले अपेक्षित होगा? ऑप्शन ए, सीएससी में तत्काल तीव्र कमी होगी, एक्सचेंजेबल एल्यूमिनियम आयन की मात्रा घटेगी तथा बेस सेचुरेशन बढ़ेगी, ऑर्गेनिक कार्बन आधी हो जाएगी, अवेलेबल पोटेशियम स्वतः दोगुना हो जाएगा, सॉइल टेक्सचर बदल जाएगी। करेक्ट आंसर एक्सचेंजेबल आयन की एल्यूमिनियम आयन की मात्रा घटेगी तथा बेस सेचुरेशन बढ़ेगी। नेक्स्ट, कथन निष्कर्ष। सोडिक सॉइल में हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। रीजन, एक्सचेंजेबल सोडियम के कारण क्ले पार्टिकल्स का डिस्पर्जन होता है जिससे माइक्रोपोर्स बंद हो जाती है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही, लेकिन आर व्याख्या सही नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, ए आर दोनों गलत है। करेक्ट आंसर ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ESP एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज 15% अधिक ग्रेटर देन 15% होने पर डिस्पर्जन बढ़ता है। इनफिल्ट्रेशन रेट एवं हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी दोनों घटते हैं जिसमें। नेक्स्ट, एक किसान ने 250 किलोग्राम DAP 1648 तथा 100 किलोग्राम यूरिया 46% नाइट्रोजन का प्रयोग किया है। खेत में कुल कितनी नाइट्रोजन प्राप्त होगी? DAP में 250 किलोग्राम है डाल रहा है, तो 250 का 18% निकालो, अपॉन 100, 2, 5, 9 बचे 45, 45 या 46 है, 46 प्लस 45 बराबर 91। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 91 किलोग्राम नाइट्रोजन यूज करेगा, जिसमें DAP में केवल फास्फोरस ही नहीं बल्कि 18% नाइट्रोजन भी मिलता है। परीक्षा में यही सबसे सामान्य गलती होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में फास्फोरस यूज इफिशिएंसी सबसे कम होती है? ऑर्गेनिक मैटर का अधिक पीएच मान 6.8, पीएच 7.5 उचित नमी, पीएच 5.0 तथा आयरन एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड अधिक, बैंड प्लेसमेंट द्वारा DAP का प्रयोग, सीड ड्रिल से प्लेसमेंट। करेक्ट आंसर पीएच 5.0 तथा आयरन एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड अधिक होता है इसमें। एसिड सॉइल में आयरन एवं एल्यूमिनियम तथा एल्कलाइन सॉइल में कैल्शियम द्वारा फास्फोरस का फिक्सेशन होने पर फास्फोरस यूज इफिशिएंसी घट जाती है। नेक्स्ट, किसी खेत की रिपोर्ट के निम्नलिखित मान प्राप्त हुए हैं, जिसमें बल्क डेंसिटी 1.72 mg माइनस है, इसमें ऑर्गेनिक कार्बन 0.28% है, इनफिल्ट्रेशन रेट बहुत कम है, सरफेस क्रस्टिंग अधिक है। निम्नलिखित उपयुक्त संयुक्त प्रबंधन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट में कौन सा होगा? ऑप्शन, केवल नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाना, फार्म यार्ड मैन्योर एवं रेसिड्यू मल्चिंग प्लस डीप टिलेज, आवश्यकता अनुसार कंट्रोलर ट्रैफिक, केवल फ्लड इरिगेशन करना, केवल लाइम डालना, पोटास की मात्रा दुगनी करना। इसका करेक्ट आंसर है फार्म यार्ड मैन्योर, रेसिड्यू मल्चिंग, डीप टिलेज, आवश्यकता कंट्रोल्ड ट्रैफिक होता है, जिसमें हाई बल्क डेंसिटी प्लस लो ऑर्गेनिक कार्बन प्लस बराबर सॉइल कंपटीशन का संकेत होता है। ऐसे ऑर्गेनिक मैटर रेसिड्यू मैनेजमेंट एवं कंट्रोलर ट्रैफिक फार्मिंग का सबसे प्रभावी उपाय होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट पहला है, जीरो टिलेज में सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ सकता है। दूसरा स्टेटमेंट, रेसिड्यू बर्निंग में से सॉइल माइक्रोबायल बायोमास सामान्यतः बढ़ जाती है। तीसरा, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के 3 प्रमुख सिद्धांतों में न्यूनतम
जुताई, स्थायी मृदा आवृत्ता, फसल चक्र शामिल है। केवल पहला सही, पहला दूसरा सही, केवल पहला सही, दूसरा तीसरा सही, पहला तीसरा सही, केवल तीसरा सही, पहला दूसरा और तीसरा तीनों सही। करेक्ट आंसर पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। जिसमें कंजर्वेशन एग्रीकल्चर सीए के 3 सिस्टम होते हैं, जिसमें मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस, परमानेंट सॉइल कवर और क्रॉप रोटेशन होता है। नेक्स्ट, एक किसान 150 किलोग्राम यूरिया, अमोनियम सल्फेट 20.6 नाइट्रोजन का प्रयोग करता है। खेत को कुल नाइट्रोजन कितनी प्राप्त होती है? जिसमें 150 किलोग्राम यूरिया प्राप्त कर लगा रहा है, तो 150 इंटू 46 अपॉन 100, 2 3 2 30, ये आएगा 69, 23 69। सल्फेट, अमोनियम सल्फेट यूज करा है 250 ग्राम, 250 किलोग्राम, तो 250 गुड़े 26.6 अपॉन 100, ये आएगा काट पीट के बराबर 51.5। टोटल आएगा 120.5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 120.5, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कथन निष्कर्ष। कथन है सैंडी सॉइल में नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी सामान्यतः क्ले सॉइल की तुलना में कम होती है। निष्कर्ष, सैंडी सॉइल में नाइट्रेट लीचिंग अधिक होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। ऑप्शन ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। ए सही आर गलत है, ए गलत है आर सही है, ए आर दोनों गलत है। करेक्ट आंसर ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। हल्की मिट्टी में स्पिट एप्लीकेशन एवं नीम कोटेड यूरिया अधिक प्रभावी रहती है इसमें। नेक्स्ट, किसी स्थिति में जिप्सम डालने के बाद भी अपेक्षित सुधार नहीं होगा। सोडिक सॉइल में उचित लीचिंग ना की जाए, एसिड सॉइल में लाइम का प्रयोग किया जाए, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाई जाए, ड्रेनेज सुधार जाए, क्रॉप रेसिड्यू जोड़ा जाए। करेक्ट आंसर सोडिक सॉइल में उचित लीचिंग ना की जाए। जिप्सम द्वारा विस्थापित नाइट्रोजन को जड़ क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए लीचिंग ड्रेनेज आवश्यक है। नेक्स्ट, यदि किसी मृदा का बल्क डेंसिटी बढ़ता है तो माइक्रोपोर्स घटते हैं, जबकि माइक्रोपोर्स लगभग स्थिर रहते हैं, तो सबसे पहले कौन सा प्रभाव दिखाई देगा? इनफिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगी, एरिजन कम होगा, रूट ग्रोथ प्रभावित होगी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ जाएगी, सॉइल पीच स्वतः कम हो जाएगा, अवेलेबल फास्फोरस बढ़ जाएगा। करेक्ट आंसर एरिएशन कम होगी और रूट ग्रोथ प्रभावित होगी। कंपैक्टेड सॉइल में सबसे पहले माइक्रोपोर्स कम होते हैं, सबसे ऑक्सीजन की कमी जड़ों की वृद्धि में बाधा तथा इनफिल्ट्रेशन में कमी आती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऑनियन एक्सचेंजेबल कैपेसिटी, एनियन एक्सचेंज कैपेसिटी अम्लीय मृदाओं में अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है। दूसरा स्टेटमेंट, वेरिएबल चार्ज कोलाइड का आवेश पीएच के साथ बदलता है। तीसरा, क्यूलियोनाइट में सेमेस्टाइट की अपेक्षा वेरिएबल चार्ज का प्रभाव अधिक है होता है। ऑप्शन पहला दूसरा सही, दूसरा तीसरा सही, पहला तीसरा सही, पहला दूसरा तो तीसरा सही, केवल तीसरा दूसरा सही। करेक्ट आंसर पहला दूसरा और तीसरा तीनों सही है। जिसमें क्यूलियोनाइट था आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड में पीएच डिपेंडेंट चार्ज पाया जाता है, जबकि सोमेटिक में अत्यधिक सेमेस्टिसाइड में अत्यधिक परमानेंट नेगेटिव चार्ज होती है। नेक्स्ट, एक किसान 300 किलोग्राम एसएसपी, 16% P2O5, 12% सल्फर का प्रयोग करता है। इससे खेत को कुल कितनी सल्फर प्राप्त होगी?
इसमें 300 ग्राम का था, 300 इंटू 12/100, जब जीरो से जीरो काट दिया 12×3 = 36, टोटल 36 किलोग्राम सल्फर प्राप्त होगी। एसएसपी एकमात्र प्रमुख फास्फेट उर्वरक है जो पर्याप्त मात्रा में सल्फर भी उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट, एक खेत में निम्नलिखित समस्या देखी गई है, जिसमें सतह पर कठोर परत पाई गई, अंकुरण कम पाया गया, वर्षा के बाद रन ऑफ अधिक था, ऑर्गेनिक कार्बन 0.35% था। इन समस्याओं का सबसे उपयुक्त संयुक्त समाधान क्या होगा? केवल यूरिया की मात्रा को बढ़ाना, रेसिड्यू मल्चिंग, फार्म यार्ड मैन्योर प्लस कंजर्वेशन टीलेज बढ़ाना, केवल फ्लड इरिगेशन, केवल पोटास देना, लाइम की अधिक मात्रा देना। करेक्ट आंसर रेसिड्यू मल्चिंग, फार्म यार्ड मैन्योर का कंजर्वेशन टीलेज। इसमें सल्फर कैस्टिंग कम करने से ऑर्गेनिक मैटर सबसे अधिक प्रभावी भूमिका निभाता है, सबसे एग्रीगेट स्टेबिलिटी और इनफिल्ट्रेशन दोनों बढ़ते हैं इसमें। यदि किसी मिट्टी का एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज बढ़ता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन सबसे पहले होगा? सॉइल एग्रीगेट स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्ले डिस्पर्जन बढ़ेगा और इनफिल्ट्रेशन घटेगी, बल्क डेंसिटी तुरंत कम हो जाएगी, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाएगी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी आधी हो जाएगी। करेक्ट आंसर क्ले डिस्पर्जन बढ़ेगा और इनफिल्ट्रेशन घटेगी। सोडिक मिट्टी में सोडियम के कारण क्ले डिस्पर्जन होता है, जिससे सरफेस सीलिंग एवं वाटर इनफिल्ट्रेशन दोनों प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट, एक किसान प्रिसीजन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अपनाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे वैज्ञानिक माना जाएगा? सभी खेतों में समान मात्रा में उर्वरक देना, केवल नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाना, सॉइल टेस्ट जीपीएस आधारित अवेलेबल वेरिएबल रेट फर्टिलाइजर एप्लीकेशन देना, केवल जैविक खाद का प्रयोग करना, प्रत्येक वर्ष समान उर्वरक मात्रा दोहराना। करेक्ट आंसर सॉइल टेस्ट प्लस जीपीएस आधारित वेरिएबल रेट फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का यूज करना होता है, जिसमें प्रिसीजन एग्रीकल्चर में जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग एंड सोइल टेस्टिंग तथा वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आवश्यकता अनुसार उर्वरक दिया जाता है। इससे लगता है लागत घटती है और न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी बढ़ती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से किस स्थिति में चेन सिलेक्शन का सबसे अधिक प्रभावी होगा? हेरिटेबिलिटी अधिक तथा जेनेटिक एडवांस अधिक हो। दूसरा, इसमें हेरिटेबिलिटी अधिक तथा जेनेटिक एडवांस कम, हेरिटेबिलिटी कम तथा जेनेटिक एडवांस अधिक हो। ऑप्शन केवल पहला सही, केवल दूसरा, केवल तीसरा, पहला दूसरा और दूसरा और तीसरा। करेक्ट आंसर केवल पहला सही इसमें, और ये गलत है। क्यों गलत है? व्याख्या, हाई हेरिटेबिलिटी प्लस हाई जेनेटिक एडवांस यह दर्शाता है कि गुण मुख्यतः एडिटिव जीन एक्शन द्वारा नियंत्रित, इसलिए चयन अत्यधिक प्रभावी होगा। अतिरिक्त नेक्स्ट, यदि किसी पौधे में केवल लाल प्रकाश रेड लाइट दिया जाए और दूर लाल प्रकाश फॉर लेट लाइट ना दिया जाए तो मुख्य प्रभाव किस पर पड़ेगा? प्रकाश संश्लेषण पूर्णतः बंद हो जाएगा, फाइटोक्रोम सक्रिय होकर बीज अंकुरण एवं पुष्पन को प्रभावित करेगा, जाइलम निर्माण रुक जाएगा, शोषण समाप्त हो जाएगा, जल अवशोषण रुक जाएगा। करेक्ट आंसर फाइटोक्रोम सक्रिय होकर बीज अंकुरण पुष्पन को प्रभावित करेगा, जिसमें लाल प्रकाश फाइटोक्रोम को सक्रिय रूप में बदलता है, जिसके अंकुरण पुष्पन जैसी प्रक्रिया नियंत्रित होती है। नेक्स्ट, एक पौधे प्रजनक ने कैपिटल आर कैपिटल वाई इंटू स्मॉल आर
स्मॉल वाई का संकट कराया गया, जिसमें F1 पीढ़ी के पौधों को 100 परागण कराया गया। F2 पीढ़ी में कुल 1600 पौधे प्राप्त हुए। यदि दोनों जीन स्वतंत्र अपवर्तन का पालन करते हैं तो दोनों अप्रभावी लक्षण वाले पौधों की अपेक्षित संख्या कितनी होगी? 50, 100, 150, 200, 400। करेक्ट आंसर 100 होंगी। नेक्स्ट, यदि किसी C3 पौधे में रुबिस्को एंजाइम की ऑक्सीनेज क्रिया बढ़ जाए तो क्या होगा? एटीपी निर्माण बढ़ जाएगा, फोटो रेस्पिरेशन बढ़ेगी और शुद्ध प्रकाश संश्लेषण घटेगा, CO2 स्थिरीकरण बढ़ जाएगा, स्टार्च निर्माण बंद हो जाएगा, जड़ों की वृद्धि रुक जाएगी। करेक्ट आंसर फोटो रेस्पिरेशन बढ़ेगी और शुद्ध प्रकाश संश्लेषण घटेगा। नेक्स्ट, प्रक्रियाओं को सही क्रम में लगाना। जैसे वैरायटी रिलीज, हाइब्रिडाइजेशन, पेरेंट सिलेक्शन, एल्ड इवोल्यूशन, सिलेक्शन इन सेग्रीगेशन, जनरेशन। सबसे पहले कौन सा आएगा? पेरेंट का सिलेक्शन किया जाएगा। पहले तो आएगा 3 किसमें ए सी में है, ये 2 कट गए। फिर उसके बाद में आएगा हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद में 2 आएगा। 2 किसमें? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए में आएगा। फिर आएगा सिलेक्शन इन सेग्रीगेशन, 5वां आएगा। फिर आएगा एल्ड इवोल्यूशन, फिर आएगा वैरायटी रिलीज। वैरायटी रिलीज से पहले मल्टी लोकेशन एवं एडेप्टिव ट्रायल अनिवार्य होते हैं। नेक्स्ट, कथन निष्कर्ष। पॉलीप्लाइडी का उपयोग बीज रहित सीडलेस फलों के विकास में किया जाता है। निष्कर्ष, ट्राइप्लाइड पौधे सामान्यतः बांझ स्ट्राइट होते हैं। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है, आर व्याख्या नहीं है। ए सही, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, दोनों गलत है। करेक्ट आंसर ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ट्रिप्लाइड 3N होता है जिसमें। नेक्स्ट, यदि पौधों में पोटेशियम की कमी हो जाए तो सबसे पहले कौन सी शारीरिक क्रिया प्रभावित होगी? स्टोमेटा का खुलना बंद होना, क्लोरोफिल का निर्माण, कोश का विभाजन, डीएनए प्रतिकृति, परागण। करेक्ट आंसर स्टोमेटा खुलना बंद होना, जिसे रंध्र कहते हैं। पोटेशियम गार्ड सेल को टर्गर को नियंत्रित करता है। पोटेशियम की कमी से जल उपयोग दस्ता वाटर यूज एफिशिएंसी भी घट जाती है। हाई ब्लड वाइगर एट्रोसिस का आनुवंशिक आधार किस सिद्धांत से सबसे अधिक समझाया जाता है? डोमिनेंस एवं ओवर डोमिनेंस दोनों, लिंकेज थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी, प्योर लाइन सिलेक्शन, जीन बैलेंस थ्योरी। करेक्ट आंसर डोमिनेंस एंड ओवर डोमिनेंस दोनों। हेट्रोसिस को डोमिनेंस एवं ओवर डोमिनेंस दोनों संयुक्त प्रभाव से समझाते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी पौधों को लगातार अंधकार में रखा जाए तो कौन सा हार्मोन तने की लंबाई बढ़ने में प्रमुख भूमिका निभाता है? ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, अब्सिसिक अम्ल, एथिलीन। करेक्ट आंसर जिब्रेलिन भूमिका निभाता है। अंधकार में इटियोलोशन के दौरान जिब्रेलिन तने की लंबाई बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी प्लांट ब्रीडिंग विधि में किसी विशिष्ट डीएनए मार्कर के आधार पर पौधों का चयन किया जाता है, भले ही वांछित लक्षण पर बाहर से दिखाई ना दें। प्योर लाइन सिलेक्शन में, मास सिलेक्शन में, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन में, पेडिग्री मेथड में, बल्क मेथड में। करेक्ट आंसर मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन में। मार्कर एसिड सिलेक्शन डीएनए मार्कर के माध्यम से प्रारंभिक अवस्था में ही श्रेष्ठ पौधों का चयन किया जाता है। इसमें मार्कर एसिड सिलेक्शन का उपयोग धान, गेहूं, मक्का, टमाटर में रोग प्रतिरोधी किस्मों के विकास में व्यापक रूप से किया जाता है।
नेक्स्ट, इंटरमीडिएट गुड्स के अंतिम उपभोग फाइनल कंजप्शन के लिए खरीदा जाए तो उन्हें फाइनल गुड्स माना जाएगा, स्टेटमेंट है। दूसरा, इसमें ट्रांसफर पेमेंट राष्ट्रीय आय का भाग नहीं है। तीसरा है डिस्पर्सन घटने पर क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ऑप्शन पहला दूसरा सही, दूसरा तीसरा सही, पहला तीसरा सही, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही, केवल तीसरा सही। करेक्ट आंसर इसमें पहला दूसरा और तीसरा तीनों सही है। नेक्स्ट, यदि आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? बाजार में तरलता बढ़ेगी, बैंकों की उधार देने की क्षमता बढ़ेगी, बाजार की नकदी निकल जाएगी, मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगी, रेपो रेट स्वतः घट जाएगी। करेक्ट आंसर बाजार से नकदी निकल जाएगी। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु का प्राइस इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 हो तो किस वस्तु की होगी? तो वह वस्तु कैसी होगी? परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। करेक्ट आंसर परफेक्टली इनइलास्टिक होगी। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, एमएसपी, प्रोक्यूरमेंट प्राइस, बफर स्टॉक, पीडीएस, किसमें किया जाता है? एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है एमएसपी, पहले का दूसरा। प्रोक्यूरमेंट प्राइस, किसानों से सरकारी खरीद प्रोक्यूरमेंट प्राइस कहलाता है, बी का पहला। बफर स्टॉक, मूल्य स्थिरीकरण होता है। पीडीएस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। एमएसपी की सिफारिश सीएसीपी करता है जबकि अंतिम घोषणा भारत सरकार करती है। नेक्स्ट, यदि अर्थव्यवस्था में कॉस्ट पुस्ट इन्फ्लेशन उत्पन्न हो तो सबसे संभावित कारण क्या होगा? उपभोक्ता मांग में तीव्र वृद्धि, सरकारी व्यय में कमी, उत्पादन लागत में वृद्धि, बैंक ब्याज दरों में वृद्धि, निर्यात में कमी। करेक्ट आंसर उत्पादन लागत में वृद्धि। नेक्स्ट, किसी गांव में जैविक खेती के लिए नई तकनीक को अपनाने के लिए कृषि प्रसार अधिकारी पहले 10% प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षित करता है। कुछ महीनों बाद अन्य किसान भी उसी तकनीक को अपनाने लगते हैं। यह किस सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? प्रिंसिपल ऑफ इंटरसेट एंड नीड, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फिक्शन, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। करेक्ट आंसर प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। जिसमें ओपिनियन लीडर का ग्रामीण क्षेत्रों में नई तकनीक अपनाने वाले प्रगतिशील किसान होते हैं। ये रोगर्स के अनुसार प्रायः अर्ली एडॉप्टर होते हैं। नेक्स्ट है, मेथड डेमोंस्ट्रेशन और रिजल्ट डेमोंस्ट्रेशन में मूल अंतर क्या है? दोनों का उद्देश्य केवल प्रचार करना है। मेथड डेमोंस्ट्रेशन में कैसे करें सिखाया जाता है, जबकि रिजल्ट डेमोंस्ट्रेशन में क्या करें सिद्ध किया जाता है। दोनों केवल व्यक्तिगत संपर्क विधियां हैं। रिजल्ट डेमोंस्ट्रेशन केवल वैज्ञानिक के लिए, मेथड डेमोंस्ट्रेशन केवल विद्यालयों में की होती है। करेक्ट है, मेथड डेमोंस्ट्रेशन में कैसे करें सिखाया जाता है और जबकि रिजल्ट डेमोंस्ट्रेशन में क्या करें सिद्ध किया जाता है। नेक्स्ट, रॉगर्स डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी के अनुसार निम्नलिखित में से किस समूह को विशेषता की नई तकनीक अपनाने से पहले उसे व्यवहारिक लाभों को पर्याप्त
प्रमाण देखना चाहते हैं, लेकिन समाज में प्रभावशाली ही माने जाते हैं। ऑप्शन इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर, अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी, लेगार्ड्स। करेक्ट आंसर अर्ली मेजोरिटी माना जाती है। इसमें इनोवेटर्स में 2.5% लोग मानते हैं सबसे पहले, और अर्ली एडॉप्टर में 13.5% लोग अपनाते हैं। लेट में अर्ली मेजोरिटी में 34% और लेट मेजोरिटी में 34%, लेगार्ड में 16% सबसे लास्ट में अपनाते हैं। नेक्स्ट, एक कृषि प्रसार अधिकारी किसानों के ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार के में हुई परिवर्तन का आकलन करता है, तो यह एक एक्सटेंशन प्रोग्राम के किस चरण का भाग है? ऑप्शन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवोल्यूशन, फॉलो अप। करेक्ट आंसर इवोल्यूशन। एक्सटेंशन प्रोग्राम के प्रमुख चरण सिचुएशन एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवोल्यूशन, फॉलो अप होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक्सटेंशन टीचिंग मेथड ग्रुप कंटेंट मेथड्स की श्रेणी में आती है? फॉर्म एंड होम विजिट, पर्सनल लेटर, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, रेडियो टॉक, न्यूज पेपर आर्टिकल। करेक्ट आंसर मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट, जुगा आप कथन निष्कर्ष। स्टेटमेंट पहला, जुगाली करने वाले पशु में नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन का उपयोग सूक्ष्म जीव रूमेन माइक्रोवेव शरीर प्रोटीन बनाने के लिए कर सकते हैं। स्टेटमेंट दूसरा, यूरिया को बिना किसी ऊर्जा स्रोत जैसे मक्का, गुड़ की अधिक मात्रा में खिलाना विषाक्तता टॉक्सिसिटी उत्पन्न कर सकता है। ऑप्शन दोनों कथन सही तथा स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट फर्स्ट की सही व्याख्या है। दोनों कथन सही, लेकिन स्टेटमेंट फर्स्ट की व्याख्या नहीं है। स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट दूसरा गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है, स्टेटमेंट दूसरा सही है। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दोनों कथन सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट, दूध में कैसीन मिसल की स्थिरता मुख्यतः किस खनिज के कारण बनी रहती है? सोडियम, कैल्शियम फास्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। करेक्ट आंसर कैल्शियम फास्फेट। गाय के दूध का लगभग 80% प्रोटीन कैसीन तथा लगभग 20% वे प्रोटीन होता है, वाई प्रोटीन। नेक्स्ट, क्रॉस ब्रीडिंग कार्यक्रम में हेटेरोसिस हाइब्रिड वैगर का सर्वाधिक लाभ सामान्यतः किस गुण में देखा जाता है? कोट कलर में, रिप्रोडक्टिव ट्रेट्स में, फर्टिलिटी, हॉर्न शेप में, ब्लड ग्रुप में। करेक्ट आंसर रिप्रोडक्टिव ट्रेट में, जिसमें लो हाइटिबिलिटी ट्रेट हेटेरोट्रिस अधिक होता है, हाई हाइटिबिलिटी ट्रेट सिलेक्शन अधिक प्रभावी होती है। यदि दूध को 72 सेल्सियस और 15 सेकंड तक गर्म कर तुरंत ठंडा किया जाता है तो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? स्टरलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन, यूएसटी प्रोसेसिंग, एसटीएसटी प्रोसेसिंग, पास्चुराइजेशन, होमोजेनाइजेशन। करेक्ट आंसर एसटी, ऑप्शन सी, जिसमें एलटी पास्चुराइजेशन में 63 सेल्सियस पर
30 मिनट। पास्चुरेशन का उद्देश्य रोगजनक जीवाणु को नष्ट करना, ना कि दूध को पूर्णतः निष्फल बनाना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः दूध के माध्यम से मनुष्य में फैलने वाला जूनोटिक डिजीज माना जाता है यदि दूध बिना उबाले या बिना पास्चुरेशन के लिए पिया जाए तो? ब्रुसेलोसिस, ब्लैक वाटर, फुट एंड माउथ डिजीज, रानी की डिजीज। करेक्ट आंसर ब्रुसेलोसिस। नेक्स्ट कंप्यूटर का पार्ट है। एक सरकारी कार्यालय दो भवन लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों भवन के बीच उच्च गति हाई बैंडविड्थ कम सिग्नल लॉस तथा विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप से मुक्त संचार स्थापित करना है। इस आवश्यकता के लिए कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया सबसे उपयुक्त होगा? ट्विस्टेड पेयर केबल, कॉक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, माइक्रोवेव लिंक, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। करेक्ट आंसर ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर में डेटा प्रकाश लाइट पल्स के रूप में चलता है। फाइबर EMI में प्रभावित नहीं होती है। इसमें सिंगल मोड फाइबर लंबी दूरी के लिए उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट, एक मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन में दो थ्रेड्स एक ही वेरिएबल को अपडेट कर रही हैं। कभी फाइनल रिजल्ट अपेक्षित मान से कम या अधिक आ जाता है क्योंकि दोनों थ्रेड्स एक ही समय पर वेरिएबल तक पहुंच रही हैं। यह समस्या क्या कहलाएगी? डेडलॉक, थ्रेसिंग, रेस कंडीशन, फ्रेगमेंटेशन, स्टारवेशन। करेक्ट आंसर रेस कंडीशन कहलाएगी। रेट कंडीशन को म्यूटेज सैंप 4 को रोका जा सकता है जिसमें क्रिटिकल सेक्शन सिंक्रोनाइजेशन का मुख्य भाग होता है। नेक्स्ट, एक सेल्स मैनेजर को लाखों रिकॉर्ड में से एक केवल उन एंट्राइज का विश्लेषण करना है जिसमें रीजन बराबर ईस्ट और सेल्स 50% से अधिक। वह बिना मूल डेटा बदले केवल संबंधित रिकॉर्ड देखना चाहता है। कौन सी सुविधा सबसे उपयुक्त होगी? सॉर्ट, फिल्टर, फ्रीज फाउंड, गोल सेक, सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर। करेक्ट आंसर इसका फिल्टर है। नेक्स्ट, एक संस्था लॉगिन प्रक्रिया में पासवर्ड, OTP तथा फिंगरप्रिंट तीनों का उपयोग कर रही है। यह सुरक्षा व्यवस्था किस सिद्धांत पर सर्वोत्तम का उदाहरण? डेटा रिटेंडेंसी, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, डिजिटल सिग्नेचर, सिमेट्रिक इनक्रिप्शन, डेटा बैकअप। करेक्ट आंसर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसमें एक से अधिक ऑथेंटिकेशन फैक्टर का उपयोग होता है, जिसमें पासवर्ड समथिंग योर नाउ, OTP समथिंग, फिंगरप्रिंटिंग समथिंग। MPS साइबर अटैक के विरुद्ध मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट, एक डेटाबेस टेबल में स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम, फैकल्टी कंटेक्ट बार बार दोहराए जा रहे हैं। इससे स्टोरेज बढ़ रहा है और अपडेट करने पर इनकॉन्सिस्टेंसी की संभावना भी है। इस समस्या को कम करने के लिए सबसे किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? इंडेंसिंग, हैशिंग, नॉर्मलाइजेशन, रिप्लिकेशन, बैकअप। करेक्ट आंसर नॉर्मलाइजेशन का। 1NF, 2NF, 3NF और BSNF एक इसका प्रमुख नॉर्मल फॉर्म होता है। नॉर्मलाइजेशन डेटा रिटेंडेंसी कम करती है, जिसमें अपडेट एनोमली और इनप्रेशन का एनोमली भी कर सकती है। नेक्स्ट, एक उपयोगकर्ता ब्राउजर में किसी वेबसाइट का डोमेन नेम दर्ज करता है। कंप्यूटर के वेबसाइट पर IP एड्रेस ज्ञात नहीं है, इसलिए DNS डोमेन नेम सिस्टम विजुअलाइजेशन प्रक्रिया शुरू करती है। यदि लोकल कैश में रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो सबसे पहले क्वेरी का प्रयोग करने की जिम्मेदारी कौन निभाता है? SMTP सर्वर, रिकर्सिव DNS रिसॉल्वर, FTP सर्वर, DHCP सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर।
करेक्ट आंसर रिकर्सिव डीएनएस रिसॉल्वर। डीएनएस क्यूरी की पूरी प्रक्रिया संचालित करता है रिकर्सिव डीएनएस रिसॉल्वर, जिसमें नेक्स्ट एक प्रोसेसर में L1 कैश हिट रेशियो 95% है। इसका अर्थ है कि अधिकांश बार सीपीयू को आवश्यक डेटा कैश में ही मिल जाता है। इसका मुख्य लाभ क्या होगा? हार्ड डिस्क कैपेसिटी बढ़ जाएगी, सीपीयू का एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम कम होगा, रैम साइज बढ़ जाएगी, मॉनिटर रिजोल्यूशन बढ़ जाएगी, नेटवर्क स्पीड बढ़ जाएगी। करेक्ट आंसर सीपीयू का एवरेज मेमोरी एक्सेस कम होगा, एक्सेस कम होगा, जिसमें सीपीयू और रैम तक कम पहुंचना पड़ेगा। इसमें L1 कैश सबसे तेज मेमोरी होती है। कैश सामान्यतः एस रैम से बनी होती है। कैश हीट परफॉर्मेंस बढ़ता है, जिसमें L1, L2 और L3 के क्रम में स्पीड घटती रहती है। नेक्स्ट, एक पायरोल सीट में एम्प्लॉयज कोड के आधार पर सैलरी निकालनी है। यदि कोड्स उपलब्ध ना हो तो एरर दिखाने के बजाय डेटा नॉट अवेलेबल प्रदर्शित करना है। ये कौन सा फार्मूला सबसे उपयुक्त होगा? ए, बी, सी, डी, ई। करेक्ट आंसर इफ एरर अपॉन बी लॉकअप। नेक्स्ट, एक कर्मचारी ने अज्ञात ईमेल अटैचमेंट खोला। कुछ ही मिनटों में उसकी सभी फाइल्स इनक्रिप्ट हो गई और स्क्रीन पर क्रिप्टो करेंसी में भुगतान करने के लिए संदेश दिखाई देने लगा। यह किस प्रकार का मालवेयर है? वार्म, ट्रोजन, स्पाईवेयर, रेंसोवेयर, रेंसमवेयर, एडवेयर। करेक्ट आंसर रेंसमवेयर दिखाने लगा। जिसमें वेनोग्राफी प्रसिद्ध रेंसमवेयर अटैक था, जो वेकअप होने पर रिकवरी आसान होती है। अननोन अटैचमेंट खोलने से बचना चाहिए। इसमें एंटीवायरस और सिक्योरिटी पैचेस महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट, चार प्रोसेस चार रिसोर्सेज का उपयोग कर रही है। प्रत्येक प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड करके दूसरी रिसोर्स को प्रतीक्षा कर रही है। परिणाम स्वरूप कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पा रही है। यह स्थिति क्या कहलाएगी? थ्रेसिंग, फ्रेगमेंटेशन, डेडलॉक, स्टारवेशन, पेजिंग। करेक्ट आंसर डेडलॉक कहलाएगी। डेडलॉक की चार कंडीशन म्यूटल एक्सक्लूजन, होल्ड वेट, एंड वेट, नो प्रिम्पशन, सर्कर वेट होती है, जिसमें डेडलॉक प्रिवेंशन और एवॉइडेंस टेक्निक उपलब्ध होती हैं। नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटर क्वेश्चन है। एक सॉफ्टवेयर कंपनी अपने डेवलपर्स को ऐसा क्लाउड इन्वायरमेंट देना चाहती है जहां वो केवल एप्लीकेशन डेवलपमेंट और टेस्टिंग पर ध्यान दे। ऑपरेटिंग सिस्टम, रन टाइप इन्वायरमेंट, मिडलवेयर तथा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रबंधन क्लाउड प्रोवाइडर द्वारा किया जाता है। इस अवस्था के लिए कौन सा क्लाउड सर्विस मॉडल सबसे उपयुक्त होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, डेस्कटॉप एज ए सर्विस, फंक्शन एज ए सर्विस। जिसका करेक्ट आंसर है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। नेक्स्ट, एक कॉलेज डेटाबेस में स्टूडेंट टेबल और डिपार्टमेंट टेबल है। प्रत्येक स्टूडेंट किसी एक डिपार्टमेंट से संबंधित है। स्टूडेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी संग्रहित है, जो डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की को रेफर करता है। स्टूडेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी क्या कहलाएगा? प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, ऑरिजिन की, कंपोजिट की। करेक्ट आंसर
फॉर्जन की कहलाएगी। फॉर्जन की रिफरेंस इंटीग्रिटी बनाए रखती है, जिसमें वन टू मैनी रिलेशनशिप में सामान्यतः उपयोगी होती है। डुप्लीकेट वैल्यू भी उपयोगी होती है इसमें। एक किसान ऑनलाइन फसल पंजीकरण पोर्टल पर आवेदन कर रहा है। आवेदन भरने के बाद उसे मोबाइल पर एक ओटीपी प्राप्त होती है, जिसे दर्ज करने पर ही आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट होता है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, यूजर ऑथेंटिकेशन को मजबूत बनाना, ब्राउजर कैश साफ करना, वेबसाइट बैकअप लेना, डेटा कंपैरिजन करना। करेक्ट ये आंसर, यूजर ऑथेंटिकेशन को मजबूत करना होता है, बनाना। इसमें ओटीपी वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एमपीए का हिस्सा होता है, एमएफए का। ऑनलाइन बैंकिंग और गवर्नमेंट पोर्टल के व्यापक उपयोग होते हैं। इसमें ओटीपी की वैधता सामान्यतः कुछ मिनटों के लिए ही होती है। नेक्स्ट, एक शोधकर्ता 250 पृष्ठों को रिपोर्ट तैयार कर रहा है। वह चाहता है कि सभी अध्याय की सूची अनेक पेज नंबर सहित स्वतः तैयार हो जाए तथा अध्याय जोड़ने या हटाने पर सूची स्वतः अपडेट हो सके। इसके लिए कौन सी सुविधा सबसे उपयुक्त होती है? मेल मर्ज, हेडर फुटर, टेबल और कंटेंट्स, वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट, ट्रैक चेंजेस। करेक्ट आंसर, टेबल और कंटेंट्स। हेडिंग सिस्टम के आधार पर टीओसी बनता है, जिसमें F9 टीओसी अपडेट किया जा सकता है। नेगेटिव फॉन्ट्स के साथ उपयोगी होती है। ये बड़ी रिपोर्ट अत्यंत महत्वपूर्ण फीचर होती है। नेक्स्ट, एक संगठन चाहता है कि उसके वेब सर्वर तक केवल HTTPS ट्रैफिक पहुंचे, जबकि HTTP ट्रैफिक पूरी तरह से ब्लॉक रहे। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर फायरवॉल में उपयुक्त है। रोल कॉन्फ़िगर करता है। HTTPS ट्रैफिक सामान्यतः किस पोर्ट पर कार्य करता है? ऑप्शन 20, 21, 25, 80, 443। करेक्ट आंसर 443 पे कार्य करता है, जिसमें HTTPS बराबर HTTP प्लस SSLP LTS करता है। HTTP पोर्ट 80 पर चलता है, जबकि SMTP पोर्ट 25 पे साथ संबंधित होती है। FTP पोर्ट 20-21 का उपयोग करता है। नेक्स्ट, यूपी जीके का पार्ट है, यूपी स्पेशल। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से वत्स महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा जहां से बौद्ध अशोककालीन अवशेष प्राप्त हुए? श्रावस्ती, ऐच्छत्र, कौशाम्बी, संकीसा, कन्नौज। करेक्ट आंसर, कौशाम्बी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। यहाँ के प्रमुख शासक उदयन 16 महाजनपदों में शामिल थे, जिसमें यूपी के प्रमुख महाजनपद और राजधानी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, वत्स की कौशाम्बी, पंचाल की ऐच्छत्र, मल्ल की कुशीनगर थी। श्रावस्ती में बुद्ध के सर्वाधिक वर्षावास बिताए। सारनाथ में प्रथम उपदेश बुद्ध ने दिए। कुशीनगर में महापरिनिर्माण हुआ बुद्ध जी का। संकीसा स्वर्ग से अवतरण। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल की सीमा से नहीं लगता है, लेकिन तराई क्षेत्र की भौगोलिक विशेषता से प्रभावित माना जाता है? बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, महाराजगंज, पीलीभीत। करेक्ट आंसर गोंडा की नहीं लिखती है, जिसमें बहराइच नेपाल सीमा से लगा हुआ जिला है। कतरनिया घाट वन्यजीव बिहार में स्थित है। घाघरा नदी पर प्रभाव क्षेत्र है बहराइच। श्रावस्ती का, श्रावस्ती नेपाल सीमा से सटा जिला है। बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ है। प्राचीन कौशल महाजनपद का भाग भी है। महाराजगंज
नेपाल सीमा से लगा हुआ जिला है, गोरखपुर मंडल का भाग है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में निकट क्षेत्र में, महाराजगंज में। पीलीभीत नेपाल की सीमा से लगा जिला है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है, तराई क्षेत्र का महत्वपूर्ण भाग है पीलीभीत। नेपाल सीमा से लगने वाले उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं, कौन कौन से जिले हैं? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जीआई उत्पाद जिला सुमेलित नहीं है। भदोही हस्तनिर्मित कालीन, कन्नौज इत्र, लखनऊ चिकनकारी, मुरादाबाद पीतल शिल्प, फिरोजाबाद वुड कार्किंग। करेक्ट आंसर फिरोजाबाद वुड कार्किंग के लिए नहीं है, यह गलत है। वुड कार्किंग लकड़ी नक्काशी सहारनपुर प्रसिद्ध है, जीआई टैग वाला कला है, जिसका फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद कांच के लिए, वुड कार्किंग सहारनपुर के लिए। नेक्स्ट, प्राचीन उत्तर भारत में आई 76 किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशल, मल्ल, वत्स्य, पांचाल, पुरु। करेक्ट आंसर पांचाल थी। आई 76 प्राचीन उत्तर पांचाल की राजधानी थी। महाजनपद राजधानी कौशल की श्रावस्ती, वत्स की कौशाम्बी, पांचाल की आई 76, मगध की कुशीनगर थी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की सबसे बड़ी बाई ओर से सहायक नदी कौन सी है? गोमती, रामगंगा, घाघरा, गंडक, सही। करेक्ट आंसर घाघरा नदी बाई ओर से मिलती है गंगा में, सबसे बड़ी नदी है। घाघरा सरयू गंगा की सबसे महत्वपूर्ण एवं जलवान क्षमता वाली बाई सहायक नदी होती है। घाघरा का उद्गम तिब्बत में, बिहार में गंगा में मिलती है घाघरा नदी। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की प्रमुख नदी घाघरा नदी है। काकोरी कांड में फांसी पाने वाले क्रांतिकारियों कौन शामिल नहीं था? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद। करेक्ट आंसर चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद काकोरी कांड में शामिल थे, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई, उन्हें फांसी नहीं दी गई। फांसी दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह को, इनको फांसी दी गई थी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह भंग किया जा सकती है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष है, यह स्थायी सदन है, इसके सभी सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं, इसमें 403 सदस्य हैं। करेक्ट आंसर यह स्थायी सदन है। विधान परिषद कभी भंग नहीं होती है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाती है। विधानसभा में 403 सदस्य होते हैं, विधान परिषद में 100 सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य विधानमंडल लगता है। उत्तर प्रदेश लोकसभा सीटें 80 हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। काकोरी कांड, चौरी चौरा कांड, मेरठ विद्रोह, भारत छोड़ो आंदोलन। जिसमें मेरठ विद्रोह 1857 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ। काकोरी कांड 1925 में हुआ। सबसे पहले क्या आएगा? मेरठ विद्रोह 1857। तीसरा आएगा, उसके बाद में आएगा चौरी चौरा कांड 1922। दूसरा आएगा, उसके बाद में आएगा काकोरी कांड 1925 पहला आएगा, उसके बाद में आएगा भारत छोड़ो आंदोलन
चौथा 3214, 3214 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चोरी चोरा घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट, कथन निष्कर्ष, सोनभद्र को उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। रीजन, उत्तर प्रदेश की अधिकांश ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र जिले में स्थित है। ऑप्शन ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही आर गलत है, ए गलत है आर सही है, दोनों गलत है। करेक्ट आंसर ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। सोनभद्र में ओबरा, अनपरा, रिहंद आदि प्रमुख ताप विद्युत परियोजना स्थित है, इसलिए इसे ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। सोनभद्र की सीमा 4 राज्यों से मिलती है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला भी सोनभद्र है। नेक्स्ट, मैच ऑफ द फॉलोइंग, चरकुला, कजरी, राई, बिरहा किससे? चरकुला ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। कजरी पूर्वांचल का मूल नृत्य है। राई बुंदेलखंड से, बिरहा लोक गायन से। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में शामिल नहीं है? झांसी, जालौन, महोबा, चित्रकूट, हरदोई। करेक्ट आंसर हरदोई। हरदोई अवध क्षेत्र में स्थित है, जबकि झांसी, जालौन, महोबा, चित्रकूट बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख जिले हैं। यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र में शामिल जिले कौन कौन से? झांसी 1, जालौन 2, ललितपुर 3, महोबा 4, हमीरपुर 5, बांदा क्षेत्र, चित्रकूट 8 जिले शामिल हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सबसे के संबंध में सही नहीं है? यह एक स्थायी सदन है, इसके सदस्य विभिन्न निर्वाचन मंडल से चुने जाते हैं। धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन परिषद धन विधेयक को स्थायी रूप से रोक सकती है, इसके कुछ सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। करेक्ट आंसर, विधान परिषद में धन विधेयक को स्थायी रूप से रोक सकती है, जिसमें विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है, उसे स्थायी रूप से रोकने का अधिकार नहीं होता है। यूपी में द्विसदनीय विधानमंडल है, विधानसभा में 403 सदस्य हैं, विधान परिषद में 100 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 31 सीटें होती हैं, सर्वाधिक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल का संबंध धर्मचक्र प्रवर्तक से है? कुशीनगर, श्रावस्ती, सहारनपुर, सारनाथ, संकीसा, कौशाम्बी। करेक्ट आंसर सारनाथ। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर स्थित निम्नलिखित नगर में से कौन सा नगर गंगा के दक्षिणी तट पर स्थित है? कन्नौज, फर्रुखाबाद, बिठूर, वाराणसी, गाजीपुर। करेक्ट आंसर वाराणसी। वाराणसी गंगा के अर्धचंद्राकार मोड़ पर दक्षिणी पर स्थित नगर है। वाराणसी को सिटी ऑफ गेट्स भी कहा जाता है। यह प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जीआई उत्पाद उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है? सहारनपुर वुड वर्किंग, कन्नौज इत्र, वाराणसी जरी सिल्क, मुरादाबाद पीतल शिल्प, आगरा पेट है। करेक्ट आंसर वाराणसी जरी सिल्क। वाराणसी पूर्वांचल का प्रमुख नगर है तथा जरी सिल्क साड़ी के लिए विश्वविख्यात है। भदोही। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल, खान बहादुर खान, नाना साहब, मौलवी अहमदुल्ला शाह, रानी लक्ष्मीबाई। करेक्ट आंसर नाना साहब ने कानपुर से नेतृत्व किया था। कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था, जबकि उनके सहयोगी तात्या टोपे भी थे। बेगम हजरत महल लखनऊ से,
खान बहादुर खान, बरेली से। मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी उत्तर प्रदेश में जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी माना जाता है? पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, जिला अधिकारी, मंडलायुक्त, तहसीलदार। करेक्ट आंसर जिला अधिकारी। जिला अधिकारी जिले का मुख्य कार्यपालक एवं राजस्व अधिकारी होता है, जिला प्रशासन का प्रमुख माना जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल कौन सा था जिसे अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता मिली? बखीरा आर्द्र भूमि, समस्तपुर पश्चिम बिहार, नवाबगंज पश्चिम बिहार, ऊपरी गंगा नदी क्षेत्र, सूर सरोवर। करेक्ट आंसर ऊपरी गंगा नदी क्षेत्र। ऊपरी गंगा रिवर ब्रिज घाट से नरोरा तथा उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल है। ऊपरी गंगा नदी, बखीरा, समस्तपुर, नवाबगंज पश्चिम, चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार, सूर सरोवर, पार्वती अड़ंगा, ये सभी रामसर स्थल हैं। नेक्स्ट, कन्नौज के लिए प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन शक्तियों के बीच हुआ था? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल चोल राज चालुक्य, प्रतिहार चालुक्य पल्लव, राष्ट्रकूट चाल पाल चोलपाल, पाल गहड़वाल और प्रतिहार के बीच। करेक्ट आंसर पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच हुआ था, जिसमें 8वीं से 10वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार के लिए तीन शक्तियों का संघर्ष हुआ था, जिसमें प्रतिहार शासक नागभट्ट, पाल शासक धर्मपाल, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव गोविंद थे। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सुगर बाउल ऑफ इंडिया कहलाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और बताना है 100 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही दिए। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद।